सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में हैरेड मॉडल के बारे में पढ़ा। एक्चुअल ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ रेट किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे डॉमर मॉडल किसे कहते हैं। डॉमर मॉडल डॉमर वृद्धि मॉडलों का प्रकाशन 1946 तथा 1947 में हुआ। हैरेड ने डॉमर मॉडल को 7 वर्षों के अंतराल के बाद अपने मॉडल के रूप में देखा। डॉमर सिद्धांत का प्रतिपादन केंच की जनरल थ्योरी की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। केंच ने जो जनरल थ्योरी दी थी उसकी प्रतिक्रिया, उसके एक्शन के रूप में किसका प्रतिपादन हुआ? डॉमर सिद्धांत का। जिसके दो विशेष कारण हैं। निवेश के दो प्रभाव हैं। एक तो होता है आय उत्पत्ति प्रभाव, जिसे हम गुणक प्रभाव कहते हैं। आय उत्पत्ति प्रभाव जिसे हम गुणक प्रभाव कहते हैं, और एक होता है उत्पाद उत्पत्ति क्षमता प्रभाव जिसे हम उत्पादन प्रभाव कहते हैं। दोबारा सुनिए, निवेश के दो इफेक्ट्स हैं। एक तो है आय उत्पत्ति प्रभाव जिसे हम गुणक प्रभाव कहते हैं, और दूसरा है उत्पाद उत्पत्ति क्षमता प्रभाव जिसे हम उत्पादकता प्रभाव कहते हैं। केंचियन विश्लेषण जिसका स्वरूप अल्पकालीन है, दूसरे प्रभाव को अनदेखा करता है। केन्स का विश्लेषण जिसका स्वरूप जो है वो अल्पकालीन है, वो दूसरे प्रभाव को अनदेखा करता है, दूसरे प्रभाव को इग्नोर करता है। श्रम बेरोजगारी ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है और बेरोजगारी के प्रति हर व्यक्ति सहानुभूति रखता है। जो लेबर अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और बेरोजगार के प्रति हम कहते हैं कि बेरोजगारी है तो उसके लिए एक सहानुभूति भी रहती है, परंतु अप्रयुक्त पूंजी की ओर कम ध्यान होता है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर पूंजी प्रयुक्त नहीं है, वहाँ पर हमारा ध्यान कम होता है। उपयोग रहित पूंजी निवेश को उत्साहित करती है। जहाँ पर पूंजी का सही उपयोग नहीं हो रहा वहाँ निवेश हतोत्साहित होता है, निवेश नहीं हो पाता तथा आय को कम करती है। उपयोग रहित पूंजी होगी जिस पूंजी का यूज नहीं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इनकम जनरेट होगी। आय में कमी मांग में कमी पैदा करती है। इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। दोबारा सुनिए, लेबर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। लेबर अनएम्प्लॉयमेंट होने से बेरोजगार के प्रति सहानुभूति रखता है, परंतु अप्रयुक्त जो पूंजी होती है, अप्रयुक्त पूंजी के कारण क्या होता है? निवेश हतोत्साहित होता है। निवेश कम होगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, जिससे बेरोजगारी पैदा होती है। इस पहलू का वर्णन केंच की थ्योरी में नहीं है, जो कि किसने बताया है? डॉमर ने बताया है। इस पहलू का वर्णन केंच की थ्योरी में नहीं है, इसे डॉमर ने एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं मान्यताएं। डॉमर मॉडल की मान्यताएं क्या है? निवेश गुणक द्वारा आय निर्धारित करता है। निवेश, पहली मान्यता क्या है? निवेश गुणक द्वारा आय निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है? सरलता हेतु बचत आय अनुपात को स्थिर माना जाता है। जैसे हमने हैरेड मॉडल में माना था कि बचत आय अनुपात स्थिर रहेगा, उसी तरह से हम डॉमर मॉडल में भी मानेंगे कि बचत आय अनुपात जो है वो स्थिर रहेगा। यहाँ एक इक्वेशन आपको शो हो रही है, yt इक्वल्स टू IT अपॉन S। yt इक्वल्स टू IT अपॉन S। y उत्पाद को व्यक्त करता है। y का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। y का मतलब प्रोडक्ट से है। I का मतलब वास्तविक निवेश से है। I का मतलब वास्तविक निवेश, रियल इन्वेस्टमेंट कितना है। और S का मतलब होता है सेविंग इनकम रेशियो। S का मतलब सेविंग इनकम रेशियो। T टाइम पीरियड। T यहाँ पर क्या है? टाइम पीरियड है। उत्पादन क्षमता निवेश द्वारा पैदा होती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे पैदा होगी? यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यह भावी सामाजिक औसत निवेश उत्पादकता के अनुकूल होती है। और यह किसके अनुकूल है? भावी सामाजिक औसत निवेश उत्पादकता के अनुकूल होती है। इसको सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको स्थिर माना जाता है। उत्पादक क्षमता तथा निवेश के संबंध को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये देखो, उत्पाद की जो समीकरण थी, फर्स्ट समीकरण yt इक्वल्स टू IT अपॉन S। उत्पाद किस पर डिपेंड करता है? निवेश पर और सेविंग इनकम रेशियो पर। और ये T समय अवधि में उत्पादक क्षमता में कितना परिवर्तन हुआ है, ये डिपेंड करता है अल्फा। यहाँ अल्फा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्या है? सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात है। अल्फा क्या है? सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात है। हैरेड मॉडल में जो सीमांत मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो, उसको C से डिनोट करते थे,
जबकि डॉमर मॉडल में अल्फा से डिनोट करते हैं सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात को, और यह भावी सामाजिक औसत निवेश उत्पादकता के उलट है। और यह भावी सामाजिक औसत निवेश उत्पादकता के उलट है, अर्थात अल्फा बराबर 1/सिग्मा, अल्फा बराबर 1/सिग्मा। ये दो क्या थी, मान्यताएं थी कि एक निवेश गुणक द्वारा आय निर्धारित करता है, और दूसरा क्या है कि टी समयावधि में उत्पादक क्षमता में परिवर्तन अल्फा पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है, आईटी पर निर्भर करता है, टी समयावधि में शुद्ध निवेश पर। अब फॉर्मुलेशन पर बात करते हैं, हम व्याख्या पर बात करते हैं। डॉमर मॉडल की व्याख्या निवेश के दोहरे स्वरूप पर आधारित है। निवेश के दोहरे स्वरूप, मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉमर ने मॉडल क्यों दिया, क्योंकि उनको कीन्स की जो जनरल थ्योरी थी उसमें कमियां नजर आई। उन्होंने बताया लेबर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। उन्होंने कहा कि जब अप्रयुक्त पूंजी होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डॉमर मॉडल आया, क्योंकि कीन्स इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता पाया। निवेश एक और उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, दूसरी ओर आय की उत्पत्ति करता है। डॉमर मॉडल में निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉमर मॉडल है इसको के कुरिहारा एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने समीकरणों के रूप में बताया है डॉमर मॉडल को। तो पहले हम इन चिन्हों को ध्यान से पढ़ेंगे। आपको भी लर्न भी होनी चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि किन किन चिन्हों का उपयोग हुआ है। पहला चिन्ह है YD। YD का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय स्तर। शुद्ध राष्ट्रीय आय स्तर, पूर्ण रोजगार स्तर पर प्रभावी मांग का स्तर। Y का मतलब है पूर्ण रोजगार पर, D मतलब डिमांड, प्रभावी मांग का स्तर। शुद्ध रोजगार आय स्तर, दो नाम दिए गए हैं, या तो इसे कहो शुद्ध रोजगार आय स्तर या पूर्ण रोजगार पर प्रभावी मांग का स्तर। सेकंड है YS, उत्पादक क्षमता स्तर या पूर्ण रोजगार पर पूर्ति। YS का मतलब है उत्पादक क्षमता स्तर या पूर्ण रोजगार पर पूर्ति। पूर्ण रोजगार पर प्रभावी मांग YD, पूर्ण रोजगार पर पूर्ति YS। K का मतलब है वास्तविक पूंजी, K का मतलब वास्तविक पूंजी, रियल कैपिटल। I का मतलब है शुद्ध निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट एवं वास्तविक पूंजी भंडार से परिवर्तन, इसको डेल्टा K से दर्शाया जाता है। वास्तविक पूंजी भंडार में परिवर्तन, इसको किससे दर्शाया जाता है, डेल्टा K से दर्शाया जाता है। शुद्ध निवेश एवं वास्तविक पूंजी भंडार में परिवर्तन, जिसे डेल्टा K से दर्शाया जाता है। अल्फा, बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो गुणक का उलट है। अल्फा क्या है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो गुणक का उलट है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो गुणक का उलट है। अब देखिए, आपको 5 नोटिफिकेशन मैंने बता दिया यहाँ पर। YD का मतलब इफेक्टिव डिमांड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। YS का मतलब पूर्ण रोजगार पर पूर्ति। K का मतलब रियल कैपिटल। I का मतलब शुद्ध नेट इन्वेस्टमेंट। अल्फा का मतलब बचत की सीमांत प्रवृत्ति, MPS जो होता है वो 1/मल्टीप्लायर होता है, ये आपको पता ही है। और सिग्मा का मतलब है पूंजी की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सिग्मा का मतलब है पूंजी की उत्पादकता। ये सभी जो चिन्ह हैं आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, तभी आप डॉमर मॉडल को बता पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, डॉमर मॉडल की व्याख्या समीकरणों के द्वारा कैसे करते हैं। डॉमर जो हमने 5-6 नोटेशंस दिए मैंने, YD, YS, I, अल्फा, सिग्मा। अब उसकी व्याख्या करेंगे हम किससे, समीकरणों के द्वारा। पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है YD का मतलब आपको पता है, D का मतलब प्रभावी मांग, किस पर, पूर्ण रोजगार स्तर पर, या फिर शुद्ध आय का स्तर। Y का मतलब शुद्ध आय का स्तर, दोनों ही कह सकते हैं। YD किसके बराबर है, I/अल्फा, I/अल्फा। I का मतलब क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट। अल्फा का मतलब है MPS, नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन MPS, यानी डिमांड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किस पर डिपेंड करता है, नेट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है और MPS पर निर्भर करता है। नेट इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा, डिमांड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, और अल्फा MPS जितना ज़्यादा होगा, डिमांड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उतना ही कम होगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ शो किया हुआ है। यह समीकरण
निवेश के मांग पक्ष की व्याख्या करता है। यह समीकरण क्या व्याख्या करेगा? जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका डिमांड साइड क्या है, इन्वेस्टमेंट का डिमांड साइड क्या है, वाई डी इक्वल्स टू आई अपॉन एल्फा। आपको याद होनी चाहिए ये समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है वाई एस इक्वल्स टू सिग्मा के, वाई एस इक्वल्स टू सिग्मा के। अब देखिए कि सिग्मा का क्या मतलब है, पूंजी की उत्पादकता, और के का मतलब है पूंजी, यानी पूंजी की उत्पादकता को पूंजी से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूर्ण रोजगार स्तर पर पूर्ति मिलेगी। पूंजी की उत्पादकता को शुद्ध पूंजी से गुना करेंगे तो पूर्ण रोजगार स्तर पर कितनी पूर्ति है ये हमें प्राप्त होगी। यह समीकरण निवेश के पूर्ति पक्ष को दर्शाता है। यह समीकरण निवेश के पूर्ति पक्ष को दर्शाता है। देखो मांग पक्ष भी हमने प्राप्त कर लिया और पूर्ति पक्ष भी हमने प्राप्त कर लिया। आपने पिछली जो मैंने स्लाइड थी उसमें 5-6 तरह की नोटेशंस थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 2 समीकरणें आपको बताई हैं, वाई डी एंड वाई एस। वाई डी का मतलब है आई अपॉन एल्फा, वाई एस का मतलब है सिग्मा के, वाई एस का मतलब है सिग्मा के। अब आप देखो कि संतुलन लेकर आना है हमें क्या चाहिए, संतुलित वृद्धि चाहिए। और आपको पता है संतुलित वृद्धि कब प्राप्त होगी, जब पूर्ण रोजगार स्तर पर जो मांग है वो पूर्ण रोजगार स्तर पर पूर्ति के बराबर होगी। पूर्ण रोजगार स्तर पर मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर पूर्ति के बराबर होगी, यानी वाई डी जो है जब वाई इसके बराबर होगी तब हम क्या कहेंगे कि संतुलित वृद्धि है। वाई डी की वैल्यू कितनी है, आई अपॉन एल्फा। वाई डी की वैल्यू कितनी है, आई अपॉन एल्फा। आई का मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश। एल्फा का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत की सीमांत उत्पादकता बराबर एल्फा के। एल्फा मतलब पूंजी की उत्पादकता, के मतलब पूंजी। तो लास्ट में क्या आएगा, शुद्ध निवेश किसके बराबर हो जाएगा, एल्फा सिग्मा के, एल्फा सिग्मा के, एल्फा सिग्मा के। यह समीकरण निरंतर वृद्धि की शर्त की व्याख्या करती है। यदि हमें कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए, यदि हमें कंटिन्यूटी में ग्रोथ चाहिए तो क्या होगा, निरंतर वृद्धि तभी संभव है जब निवेश, बचत आय अनुपात और पूंजी उत्पादकता तथा पूंजी भंडार की गुना के बराबर हो। देखो बहुत सटीक सी यहाँ पर बात की हुई है कि निरंतर वृद्धि की एक शर्त है, और वो शर्त क्या कहती है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, आई है ना, निवेश जो है वो अल्फा यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत की सीमांत उत्पादकता, अल्फा पूंजी की उत्पादकता और के गुना के यानी पूंजी भंडार के गुना के बराबर होगा, तभी क्या मिलेगी, निरंतर वृद्धि मिलेगी। तो ये आज का था हमारा डॉमर मॉडल, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि डॉमर मॉडल की प्रादुर्भाव क्यों हुआ, क्योंकि कीन्स के जनरल थ्योरी की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इसके 2 इम्पैक्ट हैं, आय उत्पत्ति प्रभाव और उत्पाद उत्पत्ति क्षमता प्रभाव। डॉमर ने कहा कि अगर पूंजी का यूज सही से नहीं हो रहा तो बेरोजगारी फैलेगी, जो कि कीन्स की थ्योरी में नहीं है। फिर मैंने आपको मान्यताएं बताया कि किस किस मान्यताओं पर आधारित है। फिर हमने पढ़ा फॉर्मुलेशन, कुछ चिन्ह का उपयोग हुआ है डॉमर मॉडल में, उसके बारे में बात की। फिर मैंने आपको बताया कि संतुलन वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो उसकी क्या शर्त है, उसकी शर्त ये है कि निवेश जो है वो बचत की सीमांत उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता और पूंजी भंडार के गुना के बराबर होना चाहिए। ये है निरंतर वृद्धि की शर्त। आज हम डॉमर मॉडल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कल हम बात करेंगे कि जो डॉमर मॉडल की संतुलित वृद्धि की कायम शर्त को कायम रखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, हैरर डॉमर मॉडल में अंतर क्या है। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे।